अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर देता हूँ आपसे, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन से ही ठीक हो सके। अच्छा, हम 1 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली हमें। ठीक है जी। हम्म। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा चंद सेकंड्स का इंतज़ार और करेंगे। आप मीनवाइल से जो है वो जाके चेक कर सकते हैं, फर्स्ट सेशन जो है वो अपलोड हो चुका है, वो एक्सेसिबल है आपके पास या नहीं। और डेट आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग मेकअप क्लास कर रहे हैं इसकी। तो जो डेट आपको मिलेगी, ये आपको जिस फोल्डर में मिलेगा वो मिलेगा 3 मई के फोल्डर के अंदर। तो ये मेकअप क्लास है हमारी, जो हम टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं ले पाए थे रमज़ान में। वो इसलिए नहीं ले पाए थे क्योंकि उस वक्त इंटरनेट की स्टेबिलिटी में इशू आ रहा था। तो आप इसे देख पाएंगे, और ये आपको फोल्डर है, ये फोल्डर मिलेगा आपको। अगर दिखा दूँ आपको, यस, इन 3 मई, 3 मई 2021। जी जी, 3 मई के फिर। जी बिल्कुल, ऐसा ही आप चेक कर लें, आपको मिल जाएगा। और जैसे हम एक चंद सेकंड्स का इंतज़ार और करते हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपने सेशन को जहाँ पे हमने रोका था। अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक बहुत आसान था, और साथ साथ आपकी बैक एंड जो नॉलेज थी वो भी काफ़ी, प्रायर नॉलेज थी वो भी बहुत काफ़ी स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से हमने टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से निकाल लिया ऑलमोस्ट। अब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कंप्लीट कर लिया। तो दो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, वो कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हम जंप इन करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की तरफ। अच्छा, मीनवाइल मेरे कुछ सवालात हैं मोहम्मद उमैर से। मोहम्मद उमैर, अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लीजिएगा। मोहम्मद जी उमैर। जी। मोहम्मद उमैर, मेरा सवाल बेटा आपसे ये है कि जो आपके पास यहाँ पे सामने पॉइंट नंबर 9 दिख रहा है, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी जी, स्क्रीन विजिबल है। चलो, इसमें जो पॉइंट नंबर 9 है वो देखिएगा। पॉइंट नंबर 9 ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर बिजनेस। आपकी नज़र में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं बच्चे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज ये बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए लिया गया है। जैसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वो कोई ऐसा एसेट जो कि लॉन्ग रन में हमारे पास चले यहाँ पे, जो और ये जो है उसे वो बिजनेस ऑपरेशंस को मीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो लोन लिया जाएगा। तो इस पे जो आपका जो इंटरेस्ट की अमाउंट जाएगी, ये इंटरेस्ट की अमाउंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। यहाँ पे फिर उसके बाद नंबर 10 है वेजेस पेड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल। मोहम्मद उमर, 10 के बारे में बताइएगा, ये बहुत आसान है, नंबर 10। मोहम्मद उमर, नंबर 10 के बारे में बताइएगा, ये आपको क्या लगता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? इसमें हमने वेजेस यानी कि सैलरीज दी हैं मैन्युफैक्चरर को, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके सेल। जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर। ठीक है उमर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर बनी है। अब हम ये सारे जो सोल्यूशन भी मौजूद हैं इसको तसल्ली से देख लीजिए आराम से। फिर अब हम चलते हैं अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो चुके हैं हमारे पास। अब इन दोनों को करने के बाद हम लोग जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की तरफ। अच्छा, अब it is not easy to differentiate between capital and revenue receipts. This problem has been discussed very frequently in the courts. The following test may be used to distinguish between capital and revenue receipts. कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में यही है कि इसको भी डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं वो कोर्ट में अभी तक लाए जा चुके हैं कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट की को डिटरमाइन करने के हवाले से। अब कुछ हमारे पास ऐसे रूल्स बन चुके हैं जो काफ़ी हमारी हेल्प कर देते हैं। सबसे पहले है सेल ऑफ एन एसेट, जिसकी अच्छा अब हम बात करेंगे कि पहले हमने बात की थी खर्चों के हवाले से, एक्सपेंडिचर्स के, जो मेरी जेब से पैसा जा रहा है।
तो जो पैसा जा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की मद में जाएगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको किस, उसका टाइटल क्या बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं कलेक्शन की, रिसिप्ट्स की, जो मेरी जेब में पैसा आ रहा है, आया वो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ये अलग करना है। अच्छा, सेल्स ऑफ एन एसेट, नंबर वन है हमारे पास, व्हेन एन अमाउंट इज बीइंग रिसीव्ड ड्यू टू सेल ऑफ एन एसेट, द क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड विल बी whether it is a fixed or circulating asset. Any receipt on account of fixed asset will, which is meant for keeping to earn a profit, is a capital receipts. On the other hand, a receipt on account of a floating or circulating asset is a revenue receipt. एक ऐसा asset जो आप बेचते हो और वो asset जो है वो फिक्स्ड नेचर का था, फिक्स्ड एसेट था, उसको बेचने पे जो आपके पास पैसे आएंगे उसे आप कैपिटल रिसिप्ट कहोगे। और अगर एक ऐसा एसेट जो क्या है फ्लोटिंग नेचर का था और आपने वो बेचा, उस सूरत में जो आपके पास रिसिप्ट आएंगे उसे आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। अच्छा जी, ये बताएं मोहम्मद उमैर, क्या आपको ये बात समझ में आई कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के? मोहम्मद उमैर, और आप माइक अनम्यूट कर सकें अपना तो। अच्छा, मेरा यही सवाल यस सर। समझ में आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में फर्क तरीके से आपको? जी सर। ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 में मोहम्मद उमैर मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स अ बिल्डिंग व्हिच वाज बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। एक बिजनेस ने अपनी बिल्डिंग बेची, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिल्डिंग बेची जो कि सेल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अमाउंट रिसीव्ड विल बी, अच्छा जो अमाउंट रिसीव हुई है वो क्या होगी आप नजर में, कैपिटल रिसिप्ट्स या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स? ऑफिस बिल्डिंग सेल आउट की है ऑर्गेनाइजेशन। सर कैपिटल रिसिप्ट होगी, शाबाश। क्योंकि ये एक फिक्स एसेट को बेचा जा रहा है किसके लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। हाँ, और अगर इसी तरीके से वो कंपनी अगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बेचती है तो उसे आप क्या कहेंगे? तो सर वो दूसरा वाला वो जो नाम ये क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे, क्योंकि उसमें फ्लोटिंग एसेट बेचा जाता है। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है, इसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट का नाम दें। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 हो गई हमारे पास। अब नंबर 2 चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। अब हम बात, अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं वो रूल्स पढ़ रहे हैं कि जिनके बेसिस पे आप ये फर्क निकाल सकते हो किसी भी रिसिप्ट का, किसी भी कलेक्शन का, कि ये कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब पॉइंट इसमें दूसरा हमारे पास पैरामीटर है चेक करने का कि कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है या फिर कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट। नंबर 2 है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अ राइट। If a person is owner of a right, for example, copyright, patent, trademark, etc., and he is receiving certain amount on its account, the decisive question will be whether the right is being completely surrendered or it is being given for use for some period of time on hire. अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है कि जैसे एसेट ऑफ राइट्स होते हैं, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इसी तरीके से कोई डिजाइन है जो आप अपने नाम से करवा लिया, तो अब इस तरह का कोई आपके पास एसेट मौजूद है, आप वो बेचते हो और उसके बदले में आपके पास कोई पैसा आता है, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि आपने वो सारा का सारा राइट जिसको आपने बेचा है वो ट्रांसफर कर दिया है या फिर आपने उस बंदे को सिर्फ इस्तेमाल करने का हक दिया गया है। अगर आपने सिर्फ मुकम्मल ट्रांसफर कर दिया है तो वो इस सूरत में जो आपके पास पैसा आएगा उसको आप कैपिटल रिसिप्ट कहोगे। लेकिन अगर आपने मुकम्मल ट्रांसफर नहीं किया, मुकम्मल तौर पर अपना राइट नहीं छोड़ा, सिर्फ इस्तेमाल करने का हक दिया, तो उस सूरत में आपके पास जो पैसा आएगा उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहोगे। 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज या प्रोडक्ट्स होती हैं उस पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अब वो लाइसेंस की फी जाती है, तो जो लाइसेंस फी अदा करते हैं हम लोग, इसके बदले में माइक्रोसॉफ्ट हमें अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का हक देती है। प्रोडक्ट हमारी नहीं हो जाती, हम सिर्फ इस्तेमाल करने का हक, मालिक वही रहेंगे, हम सिर्फ इस्तेमाल करने का हक रखते हैं। तो अब जो इस सूरत में माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा इकट्ठा किया या कलेक्शन किए, इसे वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। लेकिन अगर वो मुकम्मल तौर पर ऑनरशिप भी हमें ट्रांसफर कर दी, भाई अब ये चीज माइक्रोसॉफ्ट की मिल्कियत नहीं है, ये अब आपकी मिल्कियत हो गई, आप जो मर्जी करना चाहो करो इसके साथ, और इस सूरत में अगर पूरा का पूरा राइट हमें दे दिया जाए तो इस सूरत में हमें उसे
कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो पैसा इकट्ठा किया है वो कैपिटल रिसिप्ट किया। आगे पढ़ते हैं इसे। It is being given, acha, the decisive question, the complete surrender for not okay. If the amount is received for the complete surrender of right, it would be a capital receipt. अगर मुकम्मल तौर पर अपने right आपने surrender कर दिया, दे दिया, तो उसे आप capital receipt कहोगे. In case the right is not surrendered by the owner and is given for use for the specific period, the amount received will be revenue receipt. कि अगर आपने थोड़े अरसे के लिए किसी को राइट दिया अपनी चीज इस्तेमाल करने का, तो इसे आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहोगे। अच्छा, एक और चीज, अगर यही चीज मैं अगर नॉर्मल एसेट्स के ऊपर अप्लाई करूं, तो अगर आपने बिल्डिंग किसी को बेच दी है, तो इस सूरत में जो पैसा आएगा उसको आप कैपिटल रिसिप्ट कहोगे। लेकिन अगर आपने किसी को रहने के लिए दी है, इस सूरत में जो पैसा आएगा उसे आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहोगे। इसके बाद लेकिन यहाँ ये जो रूल है ये एक्सक्लूसिवली उन एसेट्स के लिए है जो कि राइट्स एसेट्स होते हैं, मतलब जो दिखते नहीं है, इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। नॉर्मली इस तरह के लिए अप्लाई किया जाता है ये। अच्छा, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं। मुझे इलस्ट्रेशन 8 में हेल्प चाहिए होगी। मुबारका कुर्बान, आपकी मुझे मदद की जरूरत होगी। द ऑनर ऑफ अ पेटेंट सेल्स इट टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रुपीज, ओके, द ऑनर ऑफ अ पेटेंट सेल्स इट टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रुपीज 20,000। एक ऑनर है जो अपने पेटेंट को बेचते हैं 20,000 रुपए का। इट वुड बी कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा, आपकी नजर में ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है? अगर कोई ऑनर अपने पेटेंट को बेचता है किसी दूसरे कंपनी को। जी मुबारका कुर्बान। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाएगा कि वो मुकम्मल तौर पर बेच रहा है या सिर्फ राइट दे रहा है इस्तेमाल करने का। अच्छा, अगर मुकम्मल तौर पर बेच रहा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मुकम्मल तौर पे बेच रहा है। लेकिन अगर सिर्फ इस्तेमाल करने का राइट दे रहा है कि भाई चीज नहीं रहेगी, आप बस इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो इसे आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। जी मुबारका कुर्बान, सवाल पूछिएगा। सर, पैटेंट तो वैसे जो है मुकम्मल तौर पे ही दिए जाते हैं ना, ऑनरशिप पे ही पैटेंट जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, मैं इसको आंसर करता हूँ आपके यहाँ से। दी ऐसा है, लेट्स सपोज मैं लेट्स सपोज मैं मोटर्स बाइक्स बनाता हूँ और मैंने कुछ अपने डिपार्टमेंट बहुत बड़ा बना लिया है और मैंने अब बड़ी फैक्ट्री बना ली। मैंने वहाँ पे कुछ इंजीनियर्स को बुलाया और मैंने कहा आपने कुछ नहीं करना सिवाय इस बात को सोचने के लिए कि हम प्रोडक्ट में और बेहतरी क्या कर सकते हैं। वो सब सर जोड़ के बैठे रहे और बैठ के उन्होंने एक पुर्जा बनाया और उन्होंने कहा कि ये पुर्जा आप हमने अपनी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं, अपनी बाइक्स में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। और ये अभी तक किसी ने इन्वेंट ही नहीं किया था, वी आर द फर्स्ट वन इन्होंने इन्वेंट किया। मैंने फौरन से उस पेटेंट को अपनी कंपनी के नाम से रजिस्टर करवा लिया उस प्रोडक्ट को। अब वो मेरे अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो इस्तेमाल करेगा तो वो उसे फाइन पे करना पड़ेगा। इसी दौरान एक साहब आए दूसरी कंपनी से और दूसरी कंपनी के मालिक हैं, वो आके मुझे ये कहते हैं कि देखो पुर्जा तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम मुझे इजाजत दे देते हो इस्तेमाल करने की, तो मैं तुम्हें एक खास अमाउंट दे दिया करूंगा महाना के तौर पर। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, कितनी अमाउंट दोगे? उसने एक अमाउंट कही, मैंने अमाउंट पे राजी हो गया। अब इस सूरत में मैंने अपना पेटेंट उसे मुकम्मल तौर पर नहीं बेचा, मैंने सिर्फ इजाजत दी है कि तुम इस्तेमाल कर लो, पेटेंट मेरे नाम पर ही है, ठीक है, आई अलाउड कि आप इतने महीने इस्तेमाल कर सकते हो और हर महीने का ये चार्जेस हैं। अब इस सूरत में मैंने राइट मुकम्मल तौर पर सरेंडर नहीं किया, मुकम्मल तौर पर अपना राइट छोड़ा नहीं है, सिर्फ उसे इस्तेमाल करने के लिए दिया मंथली पेमेंट पे, एनुअली पेमेंट्स के ऊपर। तो अब ये जो होगा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, सॉरी। लेकिन अगर ये मैं मुकम्मल तौर पे कहता हूँ ठीक है जी मुझे ये पेटेंट नहीं चाहिए, अब मैं ये पेटेंट हुआ तुम्हारा, अब तुम मालिक हो गए हो। अब तुम मालिक होने का मतलब ये कि अब मैं भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब इस तरह से मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर कर दिया जाए पेटेंट, तो उस सूरत में जो कलेक्शन आएगी उसे आप कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। यहाँ पे जो कहा गया इलस्ट्रेशन नंबर 8 के अंदर, द ऑनर ऑफ द पेटेंट सेल्स इट टू द ऑर्गेनाइजेशन, मुकम्मल तौर पर बेच दिया है 20,000 रुपीज का। तो अब इस सूरत में इसकी जो अमाउंट आएगी वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, बिकॉज द राइट हैज बीन कंप्लीटली सरेंडर्ड बाय हिम। और इसको और बेहतर करने के लिए नीचे एक और देखिएगा, ऑन द अदर हैंड इफ ही प्रोवाइड्स द पेटेंट फॉर यूज फॉर अ payment of rupees 2,000 per annum for a period of 5 years, the amount received by him annually would be रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर वो मुकम्मल तौर पे वो पेटेंट नहीं बेचता, ये कहता है कि हर साल 2,000 रुपए दे दो,
अगले 5 साल तक तुम ये पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन छठे साल सोचना भी नहीं, क्योंकि छठे साल के आपने पैसे नहीं दिए। अब यहाँ पे मैं अपना राइट छोड़ नहीं रहा, राइट इस्तेमाल करने का हक दे रहा हूं तुम्हें। मुबारक कुर्बान, अब क्लियर हुआ कुछ? चल ठीक है, हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बता दूं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है आज वो कैपिटल और रेवेन्यू के दरमियान डिफरेंस है। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, और साथ ही साथ कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। तो एक्सपेंडिचर वाला जो मामला है वो हम फर्स्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। इट वाज वेरी बेसिक, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सबको बहुत अच्छे तरीके से आता था। वो सेशन की वीडियो बन चुकी है और वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं सेशन 2 में कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट में फर्क क्या है, कि अगर मैं पैसे वसूल कर रहा हूँ तो मैं कैसे अंदाजा लगाऊंगा कि ये कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। हम रूल नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, अब रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और ये भी हमें यही बताएगा कि ये जो कलेक्शन आई है कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है। नंबर 3 है सब्सटीट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। ये थोड़ा सा different किस्म का है। An amount received in substitution of a source of income is a capital receipt, but whether it is substitution of income alone, it would be a revenue receipt. याद रखिएगा, अगर आप कोई ऐसी पेमेंट वसूल कर रहे हैं कि जिस पेमेंट की वजह से आपकी सोर्स ऑफ इनकम ही सिरे से खत्म हो जाएगी, तो इस सूरत में जो आपने पैसा वसूल किया है इसे आप कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा पैसा वसूल करते हो जिससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म नहीं होती, सिर्फ इनकम खत्म होती है, तो उसे आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, आप किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो बंदा, लेट्स सपोज आपने किसी जगह काम किया और आपने उन कंपनी में जाकर उनके जो सीक्रेट्स है वो आपको पता है, आप उनके की प्लेयर्स हैं। अचानक से आपको कहीं और ऑफर आ गई, आपने लेट्स सपोज कहा कि भाई अब मैं क्या कॉर्पोरेट छोड़ रहा हूँ, अब मैं टीचिंग की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा सर आप छोड़ के मत जाएं, आपने कहा नहीं मुझे जाना है छोड़कर। तो उन्होंने कहा ठीक है आप छोड़ के जाना चाहते हैं चले जाइए, लेकिन हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट करके जाएं कि आप हमारे किसी कंपेटिटर के पास जाके जॉब नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छा, मैं क्यों जॉब नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी करूं, और मैं आपकी बात ऐसी क्यों मानूं। तो उन्होंने कहा अगर आप हमारी ये बात मान लेते हैं तो हम आपको एक लमसम बड़ी अमाउंट दे रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, ताकि आपकी एक्सपर्टीज हमारे कंपेटिटर्स इस्तेमाल ना करें। आपको कहीं काम करना है तो आप इंडस्ट्री चेंज कर दीजिएगा, बट इन जगहों पे आप काम नहीं करेंगे, उसके लिए हम आपको एक खास अमाउंट दे रहे हैं लमसम। अब यहाँ पर मैंने या उस साहब ने उनसे एक अमाउंट ले ली है, इससे उनका सोर्स ऑफ इनकम ही सिरे से खत्म हो रहा है। अब ये जो अमाउंट है इससे उनकी सोर्स ऑफ इनकम, जरिया मुआश ही सिरे से खत्म हो रहा है, उनको एक नया काम करना पड़ेगा, ये सोर्स ऑफ इनकम बंद, सैलरी वाला। तो अब इस सूरत में जो पैसा आ रहा है दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन अगर कोई साहब अपने कोई पैसे लेते हैं इस मद में कि यार कि आप पैसे ले लो क्योंकि आपकी आमदन कम हो रही है या आमदन जारी है, इनकम जाने वाली है, सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, सिर्फ आमदन जारी है, उसके बदले में आप पैसे ले लो, तो उस सूरत में आप इसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। इसको और बेहतर करने के लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं। अ पर्सन आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम अ सर्विस इज डिसाइडेड टू गेट होल ऑफ हिज पेंशन कंप्यूटेड। अब एक बंदा है जिसने रिटायरमेंट के वक्त गोल्डन हैंडशेक का एक ऑप्शन आता है जिसमें कहा जाता है कि लमसम अमाउंट आप एक साथ ले लें और उस सूरत में आपको पेंशन नहीं मिलेगी। कुछ लोग एक बड़ी अमाउंट ले लेते हैं, साथ गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है इसे आम जबान में। इसके बदले में जो गोल्डन हैंडशेक लेते हैं उनको वो पेंशन वगैरह नहीं दी जाती। अब इस सूरत में जो उनके पास पैसा है इसको आप कैपिटल रिसिप्ट कहोगे, बिकॉज इट रिप्रेजेंट सब्सटीट्यूशन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। बिकॉज ये जो पैसा आया है इसने इनकी सोर्स ऑफ इनकम जो कि फ्यूचर में बन सकती थी पेंशन की शक्ल में, वो ही सिरे से खत्म कर दी है, तो इसको आप कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। On the other hand, if a due to some reason he is unable to receive his pension for a few months and ultimately receives it collectively, the amount is a revenue receipt because it is substituted of income, the source of income is still present. Let's suppose एक साहब है, उनकी पेंशन आनी थी, चंद दिनों तक वो पेंशन नहीं आई, फिर अचानक से 2-3 महीनों के बाद एक साथ पेंशन पिछले महीनों की भी आ गई। अब इस सूरत में जो उनको पास कलेक्शन आई है इसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे, क्योंकि ये जो पैसे आए हैं ये इनकी इनकम का बदला आए हैं, इनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है,
वो खत्म नहीं हुई, फ्यूचर में भी ये पेंशन लेते रहेंगे। ये जो पैसा है ये पिछली गुजरी हुई इनकम का बदला है जो उनको नहीं मिला था। तो अगर जो इनकम का बदला मिले वो पैसे जो मिले उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। लेकिन अगर सोर्स ऑफ इनकम का बदला मिले जिससे सोर्स ऑफ इनकम ही सिरे से खत्म हो रही हो, उसके बदले में जो पैसे मिल रहे हो उसे आप कैपिटल रिसिप्ट्स का नाम देंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सद्दाम, क्या आप आंसर करना चाहिए? क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। आई बिलीव सद्दाम माइक, जी सद्दाम क्लियर हो गया बच्चे? ये आई होप सद्दाम के माइक में कोई इशू है। मैं बीच में ज्वाइन किया था। मोबाइल का कुर्बान, आपके माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बताएं क्लियर है क्या? यस सर। थैंक यू। ठीक है, तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट पे लिखते हैं, बिकॉज मुझे पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके माइक में इशू है, इसलिए मैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अगर आप कुछ आंसर मुझसे करना चाहते हैं, आप माइक में इशू है तो आप चैट पे मुझे छोड़ सकते हैं मैसेज। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 है सर। जी जी बोले बोले, कौन बात कर रहे हैं? जी उमर वाले। सर वो जो उसमें आपने कैपिटल रिसिप्ट में बताया था कि जरिया माशी खत्म हो जाता है तो वो फिर कैपिटल रिसिप्ट होगा, और रेवेन्यू रिसिप्ट का एक दफा बता देंगे एंड रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहेंगे हम? ठीक है बता। अच्छा, एक ऐसी कलेक्शन जो आपने वसूल की है लेकिन उसके बदले में आपका जरिया मुआश खत्म नहीं हो रहा तो उसे आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। जरिया मुआश खत्म हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट, और जरिया मुआश खत्म नहीं हो रहा तो उसे आप रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे मैं अगर किसी बंदे से पैसा वसूल कर रहा हूँ इस चीज के बदले में कि मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, मेरा जरिया मुआश खत्म हो रहा है, तो इसे मैं कैपिटल रिसिप्ट कहूंगा। लेकिन अगर मैं पैसे इसलिए वसूल कर रहा हूँ कि मुझे पिछले सालों में या पिछले महीनों में इनकम सैलरी नहीं मिली थी, ये तुम्हारी इनकम का बदला है, तो इनकम के बदले में जो पैसा मिलेगा दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन इनकम के जरिए के बदले में जो पैसा मिलेगा दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब इसके बाद ओके थैंक यू मेरा, आपका चैट मिल गया मुझे। अच्छा, इसके बाद रिसिप्ट टू बी जज इन द हैंड्स ऑफ रेसिपेंट्स। अच्छा, एक और बात, जो रिसिप्ट्स हैं जो आप पैसे वसूल कर रहे हो वो आप जज करोगे रेसिपेंट के हाथ से। जो बंदा पैसे वसूल कर रहा है उसके एंगल से देखोगे तो आपको ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि एक्चुअली ये कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्योंकि हो सकता है आपके लिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो लेकिन जो पे कर रहा है उसके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो आप जब रिसिप्ट की बात करोगे तो आप जो रिसीव करने वाला है उसके एंगल से देखोगे। जैसे while differentiating between capital and revenue receipt, one should always judge it from the point of view of the person who is receiving it. It should not be considered from the point of view of a payer. ये बात मैंने बताई कि पेयर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, रिसीवर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या फिर कैपिटल रिसिप्ट है। अब देखिएगा, अ लीगल प्रैक्टिशनर मतलब लॉयर है, a legal practitioner received his fee for drafting a partnership deed. एक लीगल कॉर्पोरेट लॉयर है, उसने पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पैसे वसूल किए हैं। अब ये जो है ये अमाउंट जिस बंदे ने पे किया है, पार्टनरशिप डीड एक दफा बनती है, जिसने पे किए हैं उसके लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन लीगल पार्ट जो एडवाइजर है या लीगल प्रैक्टिशनर है या लॉयर है, कॉर्पोरेट लॉयर है, इसके लिए रोजमर्रा का काम है। तो अब इसके लिए जो पैसे वसूल कर रहा है ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा लॉयर के लिए, और जो बंदा पे कर रहा है वो वन टाइम करेगा पे, तो इसके लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आगे एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज it is his income. We should not consider it as a capital expenditure for the business making the payment. क्लियर है जी? फिर उसके बाद नंबर 5 देखते हैं, लमसम रिसिप्ट। ये एक और मजे की चीज है, जब एक साथ आप कलेक्ट कर रहे होते हैं सारा का सारा पैसा। द फैक्ट that amount is being received in lump sum or in installments should never be considered while distinguishing between capital and revenue receipt. Normally जहन में ये बात जाती है जब लम सम अमाउंट आ रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और टुकड़ों टुकड़ों में आ रही है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये बात हर जगह सादिक नहीं आती, हर जगह ये बात दुरुस्त नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि आप टुकड़ों में पैसे वसूल कर रहे होते हो लेकिन वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं बल्कि कैपिटल रिसिप्ट होती है। कई बार ऐसा होता है आप लमसम वसूल कर रहे होते हो और वो रेवेन्यू रिसिप्ट निकलती है। इट विल सिंपली कंफ्यूज योर जजमेंट बिकॉज अ लमसम रिसिप्ट कैन बी
A revenue receipt and in certain cases an amount received monthly or annually can be a capital receipt. वही बात मैंने बताई है। अब देखते हैं आगे इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये वो और क्लियर कर देगा। और ये गौर से सुनिएगा, हो सकता है मैं इतना सवाल भी पूछूं आपसे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लमसम अमाउंट जो मिल रही है, तो लमसम अमाउंट अमूमन ये तासुर जाता है कि एक साथ अगर कोई पैसा वसूल कर रहे हैं तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, और अगर टुकड़ों टुकड़ों में पैसा मिल रहा है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये बात हर जगह दुरुस्त नहीं होती। अब इसी को प्रैक्टिस करने के लिए आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 की तरफ। मिस्टर बी सोल्ड अ ट्रेड मार्क फॉर ₹60,000, उसने 60,000 रुपए का ट्रेडमार्क सेल किया है मिस्टर बी ने। द अमाउंट विल बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ, और जो 60,000 रुपए है ये 1,000 रुपया महीने के हिसाब से हर माह अदा किया जाएगा। अब हमें पता है ट्रेडमार्क जब आप सेल करते हो, और जब आप सेल किया तो मतलब आपने मुकम्मल तौर पर अपना राइट सरेंडर कर दिया, तो अब ये जो पैसा आएगा ये आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा। अब लेकिन ये जो रिसिप्ट आपके पास आने वाली है, पैसे आने वाले 60,000, ये अगले आने वाले 60 महीनों में 1,000 रुपया करके आपके पास आएगा। तो आप देखें, फॉर मिस्टर बी दिस रिसिप्ट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, ऑल्दो ये टुकड़ों टुकड़ों में आ रही है फिर भी इसको कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे, बिकॉज ही इज कंप्लीटली सरेंडर्ड ही हैज कंप्लीटली सरेंडर अ राइट whether the amount is received in lump sum or in installment does not change its capital nature। क्लियर है बात कि टुकड़ों में मिल रही है या फिर एक साथ मिल रही है, इससे उसकी नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद आइसोलेटेड ट्रांजैक्शंस की तरफ जाते हैं। अब आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, बट मजा आएगा उसको पढ़ते हुए। इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन द मोटिव बिहाइंड द ट्रांजैक्शन इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन जो छुपी हुई ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसमें जो ट्रांजैक्शन के पीछे मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मकसद होता है, वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। द मोटिव ऑफ द पर्सन रिसीविंग द अमाउंट विल डिसाइड वेदर इट इज अ कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर इस सूरत में जो बंदा पैसे वसूल कर रहा है उसका मोटिव ये बताएगा, या उसका ये मकसद या इरादा ये बताएगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब एग्जाम्पल देखते हैं और बेहतर होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 12, अब यहाँ पर आपकी नियत डिसाइड करेगी कि ये कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब नियत कैसे डिसाइड करती है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखते हैं। अ पर्सन परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, एक बंदे ने अपना शेयर्स कंपनी के खरीदे इन्वेस्टमेंट पर्पस के। इन्वेस्टमेंट पर्पस का मतलब ये कि वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करके रखेगा, और जैसे ही उससे कुछ पैसे आएंगे तो वो उस पैसे से अपना घर चलाएगा। मींस डिविडेंड वगैरह या फिर इंटरेस्ट वगैरह की नियत से उसने पैसे, मतलब उसने दोबारा बेचने की नियत से वो शेयर्स नहीं खरीदे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे ताकि मैं इससे फायदा हासिल करता रहूं लंबे अरसे तक। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ अरसे बाद, ही इज इन नीड ऑफ मनी, कुछ अरसे बाद उसे पैसों की जरूरत पड़ गई। एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज नीड, और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, ही सेल्स द शेयर्स, और वो शेयर्स को बेचता है। द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम इज अ कैपिटल रिसिप्ट। अब इस सूरत में जो पैसे वसूल होंगे इसे वो कैपिटल रिसिप्ट कहेगा। क्यों? क्योंकि जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी वो कैपिटल नेचर की थी, लंबे अरसे के लिए थी। इसीलिए इस तरह के एसेट्स को जो कि लंबे अरसे के लिए आप अपने पास लंबे अरसे की नियत से अपने पास रखते हैं, और जब उसे बेचने जाएंगे तो उस सूरत में आने वाला जो पैसा होगा उसे आप कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ, ऑन अदर हैंड, if a person purchases the shares with the motive of reselling them at profit, अगर कोई साथ ही साथ अगर कोई शख्स परचेज करता है शेयर्स को इस नियत से कि ताकि इसे दोबारा बेचे प्रॉफिट के ऊपर, द अमाउंट रियलाइज ऑन द सेल्स विल बी अ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इस सूरत में जो पैसे आपको मिलेंगे इसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। जस्ट लाइक कि आपने ये जो एसेट लिए हैं ये फ्लोटिंग नेचर के हो गए क्योंकि आपने बेचने के लिए खरीदे थे, और जो पहले केसेस में जो एसेट आपने खरीदे थे वो खरीदते हुए फिक्स्ड नेचर से थे, मींस परमानेंटली आपने अपने पास रखने के लिए खरीदे थे। इस सूरत में जो आपने पैसा बेचा, पैसा वसूल किया, उसको आप कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। अब हम आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। मैं यहाँ पे रोकता हूँ और यहाँ पे रोक के मैं कुछ सवाल ले लूंगा आपसे। अच्छा बच्चों, आप सबसे जनरल क्वेश्चन ये, क्या आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 समझ में आई है? क्या इलस्ट्रेशन नंबर 12 सबको समझ में आई? ठीक है जी, मोहम्मद उमैर का आंसर आ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, इंडिविजुअल चाहता हूँ। शिराज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा अगर आप कर पाए। शिराज अली।
यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 12 बच्चे समझ में आई आपको? जी इलस्ट्रेशन नंबर, अच्छा क्या बेटा 12 समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक ठीक, आई के लिए आपके वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। ये पढ़ने के फौरन बाद हम प्रैक्टिस करेंगे एक, जिसमें आपकी एक तरह के टेस्ट हो जाएगा सर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हुई है। एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट में सबसे पहले आता है इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव्ड अंडर अ पॉलिसी व्हिच इंश्योर्ड बिल्डिंग अगेंस्ट लॉस बाय फायर। तो इस सूरत में जो आपके पास पैसा आएगा वो आप कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे अगर आपने बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई थी अगेंस्ट फायर, आग लगने के खतरे के अगेंस्ट अगर आपने पैसे दिए थे इंश्योरेंस कंपनी को, तो इस सूरत में जब आप क्लेम करेंगे और पैसा आएगा आपके पास तो इस पैसे को आप कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। इसके बाद डैमेज अवॉर्डेड टू अ रेलवे पैसेंजर हु बिकम परमानेंटली डिसेबल इन एन एक्सीडेंट। अगर आप रेलवे में काम करते हो या किसी भी महकमे में काम करते हो और या रेलवे पैसेंजर्स हो, आप यहाँ पे पैसेंजर का वर्ड इस्तेमाल किया, लेट्स सपोज किसी महकमे की वजह से अगर आप मुकम्मल तौर पर डिसेबल हो जाते हो, मींस आपका सोर्स ऑफ इनकम ही सिरे से गया, तो इस सूरत में जो पैसा आपके पास आएगा इसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहोगे। इसके बाद रॉयल्टी रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ माइनिंग राइट्स। अगर आपने माइनिंग राइट्स बेचे हैं किसी को आपने, तो उस सूरत में माइनिंग राइट्स बेचने का मतलब मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया अपने राइट, तो पैसे जो आएंगे वो कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे कहलाएंगे। प्रीमियम ऑन सेल्स ऑफ शेयर्स को बेचते हो जो आपने प्रीमियम रिसीव किया है, इसको भी आप कैपिटल रिसिप्ट का नाम देंगे। इसके बाद अमाउंट रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड द कंपनी इन व्हिच ही अंडरटुक नॉट टू पर्टिकुलर बिजनेस, तो इसे भी आप कैपिटल, ठीक है। रॉयल्टी क्या होता है बच्चे? रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि जब आप अपने कोई इंटेंजिबल एसेट को बेच रहे होते हो तो उस सूरत पे आपको जो किस्तों में पैसे मिल रहे होते हैं उसको आप रॉयल्टी का नाम देते हो। लेट्स सपोज आपने बुक लिखी और बुक के पब्लिशर से आपने ये कहा कि आप ये या तो मुझे इतने पैसे दे दो और बुक आपकी हो गई, जितने मर्जी कॉपीज बेचो। दूसरा ये होता है रॉयल्टी लेने का ऑप्शन निकलता है, वो ये कहते हैं कि जितनी कॉपीज बिकेंगी हर कॉपी में से या हर कॉपी मतलब हर बुक में से मुझे इतनी अमाउंट दी जाएगी, तो जो भी आपकी सेल होगी हर सेल में मुझे इतनी अमाउंट देते रहिएगा, दैट इज रॉयल्टी। तो पैसा आपको टुकड़ों में मिल रहा होता। अच्छा, इसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट देख लेना जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 की तरफ। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ अ हाउस बाय अ प्रॉपर्टी डीलर। आपने एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक प्रॉफिट लिया है किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने पर, तो अब ये जो पैसा आएगा ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा प्रॉपर्टी डीलर का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं या आप कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे और उस पर फायदा उठाएंगे तो इस सूरत पैसा, इसे आप कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट हम दो नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी डीलर के पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में होती सिर्फ प्रॉपर्टीज ही हैं, वो प्रॉपर्टीज ही बेचता है, तो उसका मतलब वो खरीदता भी प्रॉपर्टी से नियत से कि मैं आगे बेचूंगा, फ्लोटिंग एसेट है उसके लिए, तो इस सूरत में जो पैसा आएगा वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। इसके बाद नंबर 2 है रिसिप्ट ऑफ 3 years रेंट ऑफ बिल्डिंग इन एडवांस। 3 सालों का रेंट ऑफ बिल्डिंग आपने एडवांस में वसूल कर लिया तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। अगेन भले लमसम लिया है लेकिन नेचर रेवेन्यू फॉर्म में है तो इसलिए इसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाएगा। अच्छा, इसके बाद कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन टेम्परेरी डिसेबिलिटी। टेम्परेरी डिसेबिलिटी पे आपको जो पैसे मिलेंगे उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। जैसे ऊपर एग्जांपल दी गई थी वहां पे परमानेंटली सोर्स ऑफ इनकम ही चला गया था तो जो पैसे मिले तो उसको आप कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ अरसे के लिए आपकी आमदन रुकी है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं गई, इनकम रुकी है, उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है इनकम के बदले में उसे आप टेम्परेरी डिसेबिलिटी कहेंगे और ये रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी में जाएगा। सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर बिजनेस पर्पस। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो के अंदर एक एम्प्लॉय इन्वॉल्व था उसको जो सैलरी मिल रही है वो उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगी। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर ऑफ अ राइट। अगेन राइट आपने दिया है किसी को इस्तेमाल करने का कि यार ये मेरे पास पैटेंट था, हमने पास ये कॉपीराइट था, अब तुम भी इस्तेमाल कर लो, अब इस पे जो पैसे मिल रहे हैं ये आप रेवेन्यू रिसिप्ट की शक्ल में डालेंगे। लेकिन मुकम्मल तौर पे अपना राइट सरेंडर कर देंगे तो उस में जो पैसे मिलेंगे उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखते हैं। अब मैं वन बाय वन क्वेश्चन पूछूंगा, हमारे पास तकरीबन कोई 6-6.5 मिनट बाकी हैं क्लास खत्म होने में और उसी में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 13 करनी है। आई ट्राई कि मैं से आहिस्ता आहिस्ता करूं
ताकि आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी रह सके। अच्छा जी, अब आपने करना ये कि आप मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे और आप में से जो भी आंसर करना चाहे, पहले जनरल क्वेश्चंस होंगे ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 के हवाले से, जो भी आंसर करना चाहे अपना माइक अनम्यूट करके या हाथ रेस करके आंसर दे सके। मेरा पहला सवाल है कि नीचे जो हमारे पास पॉइंट्स है इलस्ट्रेशन नंबर 13 के अंदर वन बाय वन कुल मिला के ये 10 हैं। आपने बस ये डिस्टिंग्विश करना है कि इनमें से कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल रेसिप्ट्स है। सबसे पहला है रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट। आपने कॉपीराइट ट्रांसफर किया है, उसके बदले में जो आपने पैसे वसूल किए हैं, कि आपकी नजर में कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? जी, और मेरा ये सवाल है मोहम्मद उमैर से, मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर कर दिया है, राइट? जी मोहम्मद उमैर, आपकी नजर में कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? शाबाश, ये कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि मुकम्मल तौर पर हमने ट्रांसफर कर दिया। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही आंसर है इसका। नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ अ हाउस परचेज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। एक ऐसा हाउस जो आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए खरीदा था, अपने रहने के लिए खरीदा था और इसे आप आज बेच रहे हैं, और इस सूरत में आपको जो पैसा वसूल होगा उसे आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे या फिर कैपिटल रिसिप्ट? और मेरा ये सवाल है शिराज आपसे सवाल है मेरा, नंबर 2 जो है वो कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट? नहीं, ये रेवेन्यू नहीं है। ये रेवेन्यू नहीं है शिराज, मैं वजह बता देता हूँ इसकी। बेटा ये रेवेन्यू नहीं है, ये रेवेन्यू इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो एसेट खरीदा है, अपना हाउस खरीदा है, ये आगे बेचने के लिए नहीं खरीदा था, अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा था। अगर मैं आगे बेचने की नीयत से खरीदता तो उस सूरत में मेरे पास जो पैसे आते वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाते, लेकिन चूंकि मैंने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा था, ये परमानेंट एसेट था, मेरा फिक्स एसेट था, तो अब इसको जब मैं बेचूंगा तो इससे जो पैसा आएगा उसे मैं कैपिटल रिसिप्ट कहूंगा। नंबर 3 पे जाते हैं। लीगल फी रिसीव फॉर ड्राफ्टिंग अ मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। आपने पैसे वसूल किए हैं, आप लॉयर हो और आपने किसी कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करने के लिए पैसे वसूल किए हैं। ये जो फी आपने वसूल की है, ये आपकी नज़र में कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट? और मेरा ये सवाल है मोहम्मद इकबाल से। मोहम्मद इकबाल, आप चैट पे आंसर कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाने की वजह क्या है? इसकी वजह रेवेन्यू रिसिप्ट ये है क्योंकि ये जो पैसे वसूल कर रहे हैं, ये पैसे जो अदा कर रहे हैं उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन हमारे लिए रोजमर्रा का काम है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट कैटेगरी में जाएगा। नंबर 4 देखते हैं। रॉयल्टी रिसीव्ड ऑन लीज ऑफ अ माइन बाय वे ऑफ परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ आउटपुट। अब नंबर 4 के अंदर ये कहा गया है कि आपने माइनिंग राइट्स दे दिए हैं एक बंदे को, लेकिन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर नहीं किए। कहा गया कि बस चीज मेरी है, मैं आपको बस यहाँ पर इस जमीन पे खुदाई करने का राइट दे रहा हूँ, आप खुदाई करें और इसमें से जो भी आउटपुट निकलेगा उसमें से आपकी शेयर इतना होगा, मेरा शेयर ये होगा। अब इस सूरत में जो पैसा आएगा इसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे या फिर कैपिटल रिसिप्ट? और मेरा क्वेश्चन है सद्दाम से। जी रहता मैं नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। सर रॉयल्टी रिसीव्ड सर ये है सर हमारे सर रेवेन्यू रिसीव्ड सर, क्योंकि सर आपने रेवेन्यू रिसीव्ड सर हमारे है। ठीक है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट ही है। रीजन ये है कि हमने मुकम्मल तौर पर अपना राइट सरेंडर नहीं किया। नंबर 5 देखते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट परचेज टू सेव इनकम टैक्स। हमने अपनी सेविंग के लिए डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे थे और आज मैं इसे बेच रहा हूँ, तो इससे भी मैं जो पैसा इकट्ठा करूंगा वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट? और मेरा ये सवाल है मुबारका कुर्बान से। नंबर 5 वाकम कुर्बान, मैं आपका माइक ऑफ कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन है थोड़ी सी, मैं आंसर कर देता हूँ। अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट परचेज टू सेव इनकम टैक्स। हमने इसे इसलिए खरीदा था ताकि हम सेविंग कर सकें,
तो अब हम जब बेचेंगे तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहेंगे। आगे चलते हैं नंबर 6 की तरफ। इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड अंडर अ पॉलिसी which insured against loss of profit resulting from stoppage of business due to fire। अब इस सूरत में जो आपके पास पैसा आएगा, इस पैसे को आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। नंबर 7 की तरफ जाते हैं। इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव्ड अंडर अ पॉलिसी विच इंश्योर्ड स्टॉक इन ट्रेड अगेंस्ट डैमेज। इस सूरत में आपके पास जो पैसा आएगा अगेन ये रेवेन्यू रिसिप्ट की नेचर में जाएगा, फॉल करेगा नंबर 7 में। अब मैं जाता हूँ नंबर 8 की तरफ। ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज। आपको ग्रेजुटी मिल रही होती है, पेंशन जो मिल रही होती है, ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा। और नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड फॉर बिजनेस पर्पस। इस सूरत में जो आपके पास पैसा मिलेगा ये आप कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज जो बिजनेस की लिए बिल्डिंग थी वो लॉन्गर रन के लिए इस्तेमाल करने के लिए ली गई थी। नंबर 10 है इट विल amount received from a debtor who purchased merchandise and whose account was previously written off as a bad expense। इसे आप नेचर के एतबार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, बिकॉज है तो वो स्टॉक के अगेंस्ट ही में आपने पैसे वसूल किए हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे हम खत्म करते हैं आज की क्लास को। अगली क्लास के लिए मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा और इसकी वीडियोस इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपके पास अपलोड होंगी। मोर लेस देन 1 मिनट बाकी है, किसी वक्त भी सेशन खत्म हो सकता है। मेरी